नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। 2024 लोकसभा चुनावों के जब परिणाम आए थे तो उस वक्त नरेंद्र मोदी के विरोधियों ने यह कहा था कि मोदी मैजिक तो अब खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 240 सीटों पर आके सिमट गई थी, रुक गई थी। और 2014 में जिस तरह का बहुमत, प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था और 2019 में जिस तरह का बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, 2024 में वैसा नहीं मिल पाया था। तो ये जो विरोधी हैं नरेंद्र मोदी के, उनको ऐसा लगा कि भाई ये तो मोदी मैजिक खत्म हो रहा है। और उन्होंने कहा कि ठीक है, एनडीए के जो बाकी सहयोगी दल हैं उनके साथ मिल करके आप सरकार तो बना लेंगे, लेकिन वो ठसक नहीं रहेगी। अब उस तरह से सरकार नहीं चलेगी। और कितनी कोशिशें हुई कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हों, इनके ऊपर कितना दबाव डाला गया। उनको ये कहा गया कि भाई आप इनका साथ छोड़ करके आप ये जो सेकुलर बैंड वैगन है, जिसका क्या मतलब होता है आज तक किसी को पता नहीं है, आप वापस आएँ और इस सरकार को ना बनने दें। लेकिन वो दोनों नहीं माने। उसके बाद भी आपने देखा होगा जो जगदीप धनखड़ वाला जो इशू हुआ, जगदीप धनखड़ जिनको कि भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति बनाया था, उनको तोड़ करके सरकार को गिराने की कोशिश की गई। और उसमें भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मदद लेने की कोशिश की गई, जगदीप धनखड़ को मोहरा बना करके, जैसी खबरें आई। तो उस वक्त उन लोगों को ऐसा लगा था कि ये मोदी अपने सबसे कमजोर स्टेज पे हैं। 2014 के बाद वक्त शायद मोदी के साथ नहीं है और हम बिल्कुल हमला कर सकते हैं और इनको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। उस वक्त उनको ऐसा लगा था। लेकिन चीजें बदलने में वक्त नहीं लगा। अब देखिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर था उसमें भी एक निराशा थी, क्योंकि वो लोग तो कहां 400 से ज्यादा सीटों की बात सोच रहे थे, लेकिन यहां पे बीजेपी की जो संख्या थी वो 240 पे आकर के सिमट गई। एनडीए वो 400 से ज्यादा की सोच रहे थे और बीजेपी को कम से कम 300 से ऊपर सोच रहे थे। सारे ओपिनियन एग्जिट पोल भी यही कह रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो खेल उल्टा, उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 240 पे आकर के वहां पे रुक गई। लेकिन उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे वो हरियाणा का विधानसभा का चुनाव हो, उसके बाद आप देखिए महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद दिल्ली और फिर बिहार, ये जो विधानसभा के जो चुनाव थे उसने बड़ा स्पष्ट किया कि 2024 में नरेंद्र मोदी को जो झटका लगा था वो बड़ा क्षणिक था। अब देखिए, बिहार विधानसभा के जो परिणाम आए वो तो अपने आप में और भी बिल्कुल ऐतिहासिक थे, क्योंकि ये 2010 की तरह का परिणाम आया। वहां पे 200 से ज्यादा सीटें एनडीए को मिली। तो समझिए कि नरेंद्र मोदी को ये जो क्षणिक झटका लगा था 2024 का, वो सब तो बिल्कुल खत्म हो गया। और एक नई ताकत के साथ नरेंद्र मोदी फिर से भारत की राजनीति के क्षितिज पे उभरे हैं। उसके बाद अभी देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी ने जीता ही था। अभी रविवार को वहां पे जो लोकल इलेक्शंस हुए हैं, महाराष्ट्र के जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है अपने सहयोगियों के साथ। और भारतीय जनता पार्टी इन लोकल इलेक्शंस में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। अब देखिए, 288 महाराष्ट्र नगर परिषद और पंचायत सीटों के लिए जो परिणाम आए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 129 सीटें वो तो सिर्फ अपने दम पे मिल गई हैं। और एक तरह से ये जो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, इन लोगों ने अपनी हार मान ली है। उनकी संख्या 50 के आसपास आकर के रुक गई है। और ये प्रचंड जीत है महायुति के लिए। वहां जो एनडीए का जो फॉर्म है, वहां पे वो जो जिस शक्ल में वहां पे है, महायुति जिसको कहते हैं, उनको प्रचंड जीत मिली है। इसका सेहरा भी नरेंद्र मोदी को ही जाएगा। वजह बड़ी स्पष्ट है, क्योंकि जब आपका एक नेतृत्व होता है, जब उसका एक विजन होता है, तो सारे स्टेट यूनिट्स भी इंस्पायर्ड फील करते हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र में जो स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की, और जिस तरह का विश्वासघात उद्धव ठाकरे ने किया था, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल लगता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने वहां पे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को एक नई दिशा दी। और आज आप देखिए वहां पे क्या हो रहा है, किस तरह से प्रचंड जीत विधानसभा के चुनाव में मिली भारतीय जनता पार्टी को। और अब ये जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। और इसको देख करके राहुल गांधी और उनकी पार्टी तो बिल्कुल बौखला गई है, बिल्कुल। अब
देखिए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्गति हुई, ये लोकल बॉडीज इलेक्शंस में भी उनकी इतनी दुर्गति हुई है। अब ये जो कांग्रेस पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ सहयोगी हैं, जो शिंदे गुट है शिवसेना की उनको, और अजित पवार की जो एनसीपी है उनको, वो ये कह रही है कि भाई आप देख लो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी आपको खा जाएगी। वो एकनाथ शिंदे और अजित पवार को ये कह रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो सबको खत्म कर दे और सिर्फ अपने बूते पे वहां सरकार बनाए। अब ये उन्होंने नया पैंतरा अपनाया है भारतीय जनता पार्टी से उसके सहयोगियों को तोड़ने के लिए। लेकिन ये कांग्रेस से भूल जाती है कि नरेंद्र मोदी अपना हर दांव बहुत ही दक्षता के साथ खेलते हैं। आप देखिए चाहे वो 2014 हो या 2019 हो, भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पे बहुमत मिला था, अपने दम पे मिला था लोकसभा में बहुमत। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या फैसला लिया? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई भले हमें अपने दम पे इतनी सारी सीटें मिली हैं, बहुमत मिला है अपने दम पे, लेकिन जो हमारे सहयोगी हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे, उनको भी हम अपने साथ रखेंगे। तो उन्होंने कोalition पॉलिटिक्स की वो एक नया चैप्टर उन्होंने लिख दिया, जहां पे सारे सहयोगी उनको ऐसा लगता है कि भाई नरेंद्र मोदी उनको बराबर सम्मान देते हैं। और जितने भी नेता हैं सहयोगी दल के, चाहे वो चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, ये जितने भी लोग हैं ये सब नरेंद्र मोदी को वो सम्मान देते हैं, अपना नेता मानते हैं। देखिए कोalition गवर्नमेंट्स तो पहले भी रही हैं, वो यूपीए का दौर भी आपने देखा, उससे पहले आपने 90 के दशक में वो यूनाइटेड फ्रंट को भी आपने देखा। कहीं भी सर्वोच्च नेता के लिए वो सम्मान नहीं था। जिस तरह का सम्मान आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को मिलता है वो कभी वीपी सिंह को नहीं मिला, वो कभी इंदर कुमार गुजराल को नहीं मिला, वो कभी देवेगौड़ा को नहीं मिला, और वो कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी नहीं मिला। कोई उनकी बात सुनता था क्या? डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उनकी नाक के नीचे इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, कोई उनसे नहीं डरता था, क्योंकि जो भी मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री थे वो सब अपने अपने नेता को रिपोर्ट करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कोई नहीं सुनता था। लेकिन आज की तारीख में वो स्थिति नहीं है। नरेंद्र मोदी ही सारे निर्णय लेते हैं और सारे उनके जो मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सबका लेखा जोखा वहाँ पे होता है। किसी की इतनी मजाल नहीं है कि कोई गलत काम कर दें और प्रधानमंत्री उसमें हस्तक्षेप न करें, ये नहीं हो सकता। अच्छा देखिए, ये जो प्रचंड जीत जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रही है, 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस सेटबैक के बाद मैंने आपको बताया कैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, फिर बिहार और अब ये जो लोकल इलेक्शंस हुए हैं, ये जो बिल्कुल ये कारवां चल रहा है नरेंद्र मोदी का ना, ये जगरनॉट जो चल रहा है, उसको देख करके कांग्रेस में भी बड़ी बेचैनी है और कांग्रेस में ये बिल्कुल फूट वाली स्थिति पैदा हो गई है। और अब तो चीजें जो दिख रही हैं वो ये ऐसे लग रहा है कि भाई और बहन जो हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इन दोनों के बीच में ही तलवारें खींच रही हैं। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ लोकसभा में, जो कस्टमरी चाय पार्टी जो होती है, जो रखी जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष रखते हैं और जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो रखते हैं। आपको पता है पिछले लंबे समय से, तकरीबन 1-2 साल से उस पार्टी में विपक्ष के लोग नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि जो राहुल गांधी थे वो इस बात के पक्ष में नहीं थे कि प्रधानमंत्री को वो सम्मान दिया जाए। लेकिन पहली बार, इतने लंबे गैप के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे विपक्ष के लोग लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में गए और वहां पे इस चाय पार्टी में शामिल हुए। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है अब चूंकि राहुल गांधी देश से बाहर है और प्रियंका गांधी उनको चार्ज दिया गया है, तो प्रियंका गांधी ने थोड़ा परिवर्तन किया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, लोकसभा स्पीकर की इस चाय पार्टी में जाना चाहिए। और ये साफ साफ ये दिखा रहा है कि कांग्रेस के अंदर हर सब कुछ सामान्य नहीं है। प्रियंका गांधी भी अब ये चाहती हैं कि वो लीडरशिप का जो बेटन है वो उनके पास आए और वो कुछ नए तरीके से कांग्रेस की राजनीति करें। ये बहुत स्पष्ट है। देखिए, जब आपको जीत मिल रही होती है तो आपकी बात लोग सुनते हैं। अब राहुल गांधी इस तरह से एक्सपोज हो गए हैं, एक हार के बाद दूसरी हार, अभी 90 से ज़्यादा चुनाव वो हार चुके हैं, तो अपनी पार्टी में कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। आप देखिए कर्नाटक में राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार को ये प्रॉमिस किया था कि 2.5 साल के बाद आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अब उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। सिद्धारमैया इस मूड में ही नहीं है कि वो कुर्सी छोड़े। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जैसी राजस्थान में थी। राहुल गांधी चाहते थे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अशोक गहलोत ने ये होने नहीं दिया। तो चूंकि आपकी वो ताकत नहीं रही ना, जब आपकी ताकत नहीं है कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। तो आज की तारीख में राहुल गांधी बिल्कुल अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, कोई उनको वैल्यू नहीं मिल रहा। और अब तो परिवार में ही ये चीज़ शुरू हो गई है। ये तो पिछले 2 साल से लगभग वो जिस चाय पार्टी का एक तरह से बॉयकॉट कर रहे थे और उनकी देखा देखी दूसरी विपक्षी पार्टियां थी वो भी बॉयकॉट कर रही थी, जो इस इंडी अलायंस के पार्ट थे, वो सब लोग भी
इस बार जा करके उस चाय पार्टी में शामिल हुए हैं। और खबर तो ऐसी आ रही है कि प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के साथ भी बातचीत की, उनसे पूछा कि अभी आप विदेश दौरे पे गए थे, दौरा कैसा रहा, और बाकी बातचीत भी हुई। ये बिल्कुल एक सामान्य प्रक्रिया होती है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने अपने अहंकार में, उनको पता नहीं नरेंद्र मोदी के साथ कौन सी दुश्मनी है, उनको अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो प्रधानमंत्री के लिए करते हैं, आप याद कीजिए चौकीदार चोर है से लेकर के, और उनकी पार्टी के लोगों ने तो प्रधानमंत्री की मां तक को नहीं बख्शा। उनकी मृत मां के प्रति भी इन लोगों ने गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया, अपशब्द कहे। तो राहुल गांधी की ये जो राजनीति है, अब उसकी आलोचना पार्टी के अंदर ही हो रही है। आलोचना तो पहले से हो रही थी, लेकिन पहले किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब साफ साफ ये दिख रहा है कि प्रियंका गांधी ने यह संकेत दिया है कि वो अब चुपचाप ऐसे नहीं बैठेंगी, जब भी उनको मौका मिलेगा। और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो ये चाहता है कि भाई राहुल गांधी को हटाओ और प्रियंका गांधी को लाओ। और प्रियंका गांधी ये दिखा रही हैं कि अगर उनको नेता बनने का मौका मिला तो वो क्या कर सकती हैं। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर से ही आवाज़ उठनी शुरू हो जाएगी। आवाज़ें अभी भी उठ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि प्रियंका को मौका दो, लेकिन ये आवाज़ और भी तेज होगी। अब देखिए, संसद का सत्र चल रहा है और राहुल गांधी जर्मनी गए हुए हैं, सैर सपाटा कर रहे हैं। भाई ऐसे नेता की जरूरत है क्या किसी पार्टी को? कांग्रेस में भी सवाल उठ रहे हैं। और जैसे ही मौका मिला प्रियंका गांधी को, प्रियंका गांधी ने दिखाया कि वो कांग्रेस की राजनीति को बदलेंगी। जब वो लोकसभा में बोल रही थी तो किसी ने कहा, स्पीकर ने कहा कि हाँ भाई आप वंदे मातरम पे बोलिए। उनका कहना था आप विषय पे बोलिए, तो उन्होंने वंदे मातरम भी कह दिया। तो ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी बिल्कुल ये दिखाना चाह रही हैं कि उनकी राजनीति राहुल गांधी से अलग होगी, और एक तरह से वो राहुल गांधी को सीधी सीधी चुनौती दे रही हैं। वो कितनी सफल हो पाएंगी ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन परिवार में फूट पड़ चुकी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे लोकसभा स्पीकर ने जो चाय पार्टी रखी उसमें प्रियंका गांधी गई, वैसे ही जब राज्यसभा के जो सभापति थे उन्होंने जो चाय पार्टी रखी उसमें सोनिया गांधी गई। मतलब ये जो माँ और बेटी, इनका भी मोह भंग ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे राहुल गांधी से हो रहा है। और वो उनकी लीक पे चलने के लिए, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लीक पे चलना अब ठीक नहीं है, उसको चुनौती देनी पड़ेगी और राहुल गांधी जो कुछ गलत कर रहे हैं उनको बदलना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये परिवार में ही एक विद्रोह शुरू हो जाएगा, जो शुरू हो चुका है। और देखा देखी पार्टी के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा विद्रोह शुरू हो सकता है और उसकी चिंगारी लग चुकी है। राहुल गांधी के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो जबरदस्ती कांग्रेस के ऊपर बैठ करके और अपने मनमाने और बेतुके फैसले लेते रहें और उटपटांग हरकत करके कांग्रेस के कैडर को भी शर्मिंदा करते रहें। अभी के लिए इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।